हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की, है ना। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच वी यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू डिनोट इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ रवि केम हियर विद अजय, तो अजय क्या है? हमारा नाउन है। जैसे मैं कहूँ रवि केम हियर विद अजय, तो विद क्या है? ये प्रीपोजिशन है और किसके पहले आई है? नाउन। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस वर्ड का संबंध बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ा जा सके। हम बात करेंगे कुछ प्रीपोजिशन की। लेट अस स्टार्ट विद सिंपल प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन सिंपल होती हैं जो एक शब्द से बनी होती है, जैसे ऑन, अपॉन, बिलो, अंडर, above, और इन, इनटू, ड्यूरिंग, एटसेट्रा। ये सब प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन में आती हैं। इसके बाद कुछ एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन हैं, जैसे बारिंग, लाइक, कंसीडरिंग, एक्सेप्ट, अनलाइक, एक्सेप्टिंग, इंक्लूडिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, डेस्पाइट। दीज ऑल आर एडजेक्टिवल। और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन हैं वे जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, जैसे ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ड्यू टू, by means of. These are complex preposition. Let us start with some prepositions जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल beside, besides में क्या अंतर है ना? तो beside क्या होता है? बिल्कुल बाजू में। और besides क्या होता है? in addition to, इसके अलावा। तो इन सब के एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं। between, among, amongst, amid, amidst, across, through, on, upon, before, after, ये तमाम जो प्रीपोजिशंस हैं, of, since, for, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इनको यहाँ पे। देखिए beside, beside मीन्स बगल में, के बाजू में। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, beside यानी कि साइड में। इन द फंक्शन रवि वाज सिटिंग बिसाइड राजेश, यानी कि रवि जो है राजेश के बगल में बैठा हुआ था, उसके बाजू में। तो जब हम आजू बाजू में बैठे हुए लोगों की बात करते हैं, आजू बाजू में बैठे चीज़ों की बात करते हैं, वी यूज बिसाइड यानी कि साइड में। बिसाइड्स होता है के अलावा, अतिरिक्त। जैसे आई टेक टी बिसाइड्स कॉफ़ी, मैं चाय के अलावा कॉफ़ी भी ले लेता हूँ, तो दिस इज बिसाइड्स। बिटवीन, अमंग, ये हमें मालूम है, हम बचपन से पढ़ते हैं। बिटवीन दो के बीच में, और अमंग दो से ज़्यादा के बीच में होता है। दिस मैटर मस्ट रिमेन बिटवीन यू एंड मी, तो बिटवीन के बाद में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि दो नाउन या दो प्रोनाउन हों, यानी कि दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। और बिटवीन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है प्रोनाउन का। अगर आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द सीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हमने अमंग का इस्तेमाल किया है। इसके बाद बात करते हैं अमंग और अमंगस्ट की। अमंग दो से ज़्यादा के बीच में, अमंगस्ट भी दो से ज़्यादा के बीच में, लेकिन वोवल साउंड, वोवल साउंड आपका किससे आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। जब ये हिंदी वर्णमाला से मैच करने लगते हैं तो हम वोवल साउंड मानते हैं उसको। The teacher distributed the notebooks among the students. Distribute these notebooks amongst our students, तो A, E, I, O, U, ये our students, यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है भाई, तो हमने यहाँ पे amongst भरा है। among का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए ना करें। among का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करते हैं, ये आप ये ध्यान रखेंगे। amid, amidst, अमिड ये भी के बीच में, और अमिडस्ट ये भी के बीच में, वोवल साउंड के पहले। अमिड तथा अमिडस्ट का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए ही होता है। इनका यूज़ काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के लिए के पहले होता है। अमिडस्ट का यूज़ वोवल साउंड के पहले करें। अ पेन हैज़ बीन फाउंड अमिड द रैकेज, रैकेज होता है मलबा, मलबा, तो मलबा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हुआ ना, तो रैकेज इज अनकाउंटेबल नाउन, तो हमने इसके पहले क्या भरा है? अमिड भरा है। अब ये देखिए वोवल साउंड आ गया है
amidst our relationship, nobody should interfere. तो वोवल साउंड के पहले amidst का हमने यूज किया है. काउंटेबल नाउन है तो वहां भी हम amid का यूज कर सकते हैं. A child was sitting amid 10 boys. तो यहाँ पे मैंने ऊपर भी बताया है कि इनका यूज काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए होता है. अक्रॉस और थ्रू. अक्रॉस मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पार करके जाना, और थ्रू मीन्स किसके चीज के थ्रू जाना. तो ये आपको एक पोजीशन बताता है कि आप किसी चीज के पार गए हो इस तरह से. और थ्रू मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्रॉस करके जाना. जैसे वी टुक अ फेरी अक्रॉस द रिवर, तो नदी को पार करने के लिए हमने क्या ली, एक फेरी ली. तो अक्रॉस द रिवर इस तरह से हमने यूज किया. अक्रॉस यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन है. आई विल गेट द वर्क डन थ्रू एन एजेंट, किसी के माध्यम से, अगर किसी के माध्यम से बात करें तो भी हम थ्रू का यूज करते हैं. ऑन द वे द बस पास्ड थ्रू मैनी टनल्स, तो बहुत सारे टनल्स थे, उनके थ्रू जो है बस पास हुई है ना. तो दिस इज व्हाट, दिस इज थ्रू. ऑन अपॉन, द प्रिंटर इज ऑन द टेबल, द लॉयन जंप्ड अपॉन द प्रे, मीन्स शिकार के ऊपर लॉयन कूदा. ठीक है. तो मोशन की अवस्था में, जब मोशन में है कोई चीज तो हम उसके लिए अपॉन का इस्तेमाल करते हैं. द प्रिंटर इज ऑन द टेबल, तो प्रिंटर कहाँ है, कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर रखा है प्रिंटर. तो दिस इज द पोजीशन. बिफोर आफ्टर. बिफोर पहले, प्लीज मीट मी बिफोर 6 o'clock, फिनिश इट बिफोर संडे. दे डोंट वर्क, तो आफ्टर 5 PM. तो बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं. टिल अनटिल दोनों प्रीपोजिशंस के रूप में काम की ली जाते हैं. अनटिल को हम यूज करते हैं, कंजक्शन के रूप में भी यूज करते हैं. बिहाइंड मीन्स पीछे, फिजिकल पोजीशन बताने के लिए. जैसे ही वॉज सिटिंग बिहाइंड मी. बियॉन्ड मीन्स के परे, दूर दराज. ऑन द फर्दर साइड ऑफ समथिंग. जैसे रवि ऑलवेज सिट्स बिहाइंड अमित, तो रवि के पीछे बैठता है अमित. बियॉन्ड द हिल्स देयर इज अ लेक. What you say is beyond my comprehension, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ से परे है. Along के साथ साथ, along with साथ में. तो she walked along the fence, means fence है वो उसके साथ साथ चल रही है. That is, she walked along the fence. Ravi was walking along the bank of the river. We, along with the old man, walked through the forest. Means उसके साथ साथ समांतर मूवमेंट में दोनों साथ साथ चले गए फॉरेस्ट के अंदर. दिस इज व्हाट, दोनों का मूवमेंट है, तो वी यूज अलोंग विद. ऑफ का, और ये ऑफ होता है पृथक होने के लिए, पृथक करने की स्थिति में. सन ऑफ रवि कुमार है ना, जैसे रवि का बेटा, तो का साउंड हम यहाँ से देते हैं. ऑफ. स्विच ऑफ द लाइट, बंद करने का भाव से भी हम ऑफ का यूज करते हैं. टर्न ऑफ द टैप, टैप को बंद करना. सिंस और फॉर, ये हम यूज करते हैं हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2006, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. सिंस तथा फॉर का यूज प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है इसमें बताने के लिए. सिंस या फॉर का यूज ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के काम करेंगे, सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं अगर, तो कंजक्शन का रूप भी बन जाते हैं, प्रीपोजिशन नहीं रहेंगे फिर ये. जैसे हम अगर सिंस का इस्तेमाल करना चाहें कंजक्शन के रूप में, तो फिर ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेगा. फॉर का यूज हम करते हैं कंजक्शन के रूप में, तो ये बिकॉज का साउंड देता है, बिकॉज का साउंड देता है. प्रीपोजिशन के कुछ महत्वपूर्ण नियम, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द प्रीपोजिशन. यदि दो भिन्न भिन्न शब्द कंजक्शन से जुड़े हों तो दोनों शब्दों के बाद यूज होने वाली प्रीपोजिशन का ध्यान रखें. मीन्स व्हेन टू प्रीपोजिशंस आर, व्हेन टू डिफरेंट वर्ड्स आर कनेक्टेड, they will take separate prepositions. For example, some animals can live in water and on land. तो
यहाँ पे ऑन आना चाहिए, बिकॉज लैंड को क्या चाहिए, ऑन। वाटर के लिए इन ठीक है, लेकिन लैंड के लिए पहले ऑन आना चाहिए ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आई वॉज अमेज्ड एट एंड प्लीज्ड विद, देखिए अमेज्ड के बाद में एट आता है, एट आया है, प्लीज्ड के बाद में विद आना चाहिए, ठीक है ये हमारा सेंटेंस। तो सरप्राइज्ड अगर यहाँ पे वर्ड होता, सरप्राइज के बाद भी एट आता, शॉक्ड होता ऐसे तो शॉक्ड, तो उसके बाद में भी एट आता, शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, अमेज्ड है, एस्टोनिश्ड है, इन सब के बाद में एट आता है, ध्यान रखना है आपको। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशंस जैसे कि फॉर, इन, विदाउट, आफ्टर, एट, बाई, विद, इन सब के बाद में आप ध्यान रखेंगे कोई भी प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में V1 प्लस ING का इस्तेमाल होगा। शी हेल्प्ड मी बाई गिविंग फूड, यू कैन लीव द ऑफिस आफ्टर, आफ्टर तो ये प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे V1 प्लस ING हमने जोड़ दिया, आफ्टर फिनिशिंग द जॉब। रूल नंबर 3, यदि होम शब्द के पहले कम, गो, ब्रिंग, सेंड, रिटर्न, बैक शब्दों का यूज हो तो इसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज ना करें, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जैसे ये शब्द आया है ब्रिंग, तो यहाँ पे आपको ये शब्द दिख रहा है होम, अब देखा जाए तो ये जो टू है ये यहाँ पे गलत है, ब्रिंग टू होम सम न्यू बुक्स, ये गलत हो गया, यहाँ टू का यूज गलत है, बिकॉज वी शुड रीड इट ब्रिंग होम सम न्यू बुक्स, ब्रिंग होम सीधा पढ़ेंगे। यहाँ पे टू क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ब्रिंग क्या है, ब्रिंग एक वर्ब है और होम शब्द क्या है, ये एडवर्ब है, तो वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आती है कभी भी। तो कम, गो, ब्रिंग, सेंड, रिटर्न, बैक ये शब्द जो हैं हमारे, इनके बाद में अगर कभी होम शब्द आता है तो हम बीच में कभी टू नहीं लगाते, मैंने रीज़न बता दिया है। ब्रिंग ये जो शब्द है सब के सब क्या है, ये वर्ब है, और होम शब्द क्या है, एडवर्ब है, तो यहाँ पे आप वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन ना लगाएं। जैसे ये है गो होम, सीधा लिखा है गो होम एंड ब्रिंग सम व्हीट। यदि होम शब्द के पहले, अब देखिए एक एक्सेप्शन भी है, यदि होम शब्द के पहले जेनेटिव केस यानी पॉजेसिव केस आ जाए, जैसे जिसमें अपोस्ट्रोफ एस लगा हो, रवीज, अजैज, इस तरह के शब्द आ जाए, या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे माई ब्रदर हैज गॉन टू रवीज होम, तो गो, वेंट, गॉन, तो गो की फॉर्म है, तो ये मैंने यहाँ पे टू लगाया है, बिकॉज यहाँ पे ये रवीज होम अपोस्ट्रोफ एस यूज किया है। हैज गॉन टू हिज होम, तो गो के बाद में ये टू लगाया है, बिकॉज यहाँ पे ये होम जो शब्द है इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है हमारा। तो होम शब्द के पहले हम प्रीपोजिशन एट का भी इस्तेमाल करते हैं जो हम घर पर ठहरने की स्थिति बताना चाहें। जैसे मैं कहूँ माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं, तो होम अभी यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, राइट, और एट क्या है, ये प्रीपोजिशन है, तो मेरे पिताजी घर पर हैं, घर पर ठहरने की स्थिति बता रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पे होम शब्द को एज ए नाउन इस्तेमाल किया है और इसके पहले हमने एट लगाया है ना। एट होम एक मुहावरा भी है, जैसे आप किसी कार्य में दक्ष हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही इज एट होम इन कुकिंग, तो कुकिंग में क्या है, वो निपुण है, एट होम का मतलब होता है निपुण होना, तो ये ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन का यूज ना करें, लेकिन पैसिव वॉइस में इन शब्दों के साथ प्रीपोजिशन का यूज करें। देखिए भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे रीच है, एम्फेसाइज है, अवेट है, डिस्करेज है, ऑर्डर है, इन शब्दों के बाद में हम पैसिव वॉइस में तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन एक्टिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूँ वी रीच्ड टू द स्टेशन, वी, या फिर मैं कहूँ वी रीच्ड एट द स्टेशन, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज वी शुड रीड इट वी रीच्ड द स्टेशन, राइट। तो ये टू है, एट है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा इन शब्दों के साथ में, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इन शब्दों के बाद में प्रीपोजिशन आ सकती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश में, जैसे डिस्कस के साथ में हम विद का इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, जैसे दिस इज एन अर्जेंट मैटर, आई वांट टू डिस्कस विद यू, तो जब हम किसी व्यक्ति के साथ मैटर डिस्कस करना चाहें तो हम विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आस्क के साथ में
हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज आस्क्ड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जो कि मान्य है। अगर मैं किसी आदमी की बात करूं, जैसे ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो अब देखिए आस्क के बाद मैंने सीधा मी लगाया, ही आस्क्ड टू नहीं लिखा मैंने। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन शब्दों के बाद में जनरली प्रीपोजिशन नहीं आती है, बट एक्सेप्शन है, कभी कभी हम यूज कर सकते हैं एक्सेप्शनल केस में। एंटर के साथ इनटू का यूज होता है, लेकिन अंदर चले जाने के सेंस में कभी नहीं, बल्कि जब हम लीगल डील या कंप्रोमाइज में एंट्री करते हैं तब एंटर के साथ इनटू का यूज होता है। ही एंटर्ड इनटू द रूम, अब देखो रूम में जाने की बात कर रहे हैं, एंट्री की बात कर रहे हैं, अब ये गलत हो गया। ही एंटर्ड द रूम सीधा पढ़ेंगे, यहाँ पे इनटू की रिक्वायरमेंट नहीं है। रवि एंटर्ड इनटू अ लीगल डील विद अजय, रवि ने, अब देखिए यहाँ पे चल के जाने की बात नहीं कर रहे हैं, एंटर क्या किया है, मतलब डील में एंटर किया है, मतलब उन्होंने कोई डील पक्की की है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको, इनटू को। चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962, अब देखिए चाइना अटैक्ड अगर यहाँ पे ऑन होता है तो ये गलत हो जाता है, चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962। अब ये वर्ब है, लेकिन ये अगर नाउन के रूप में यूज होगा अटैक वर्ड, तो आप इसके बाद में ऑन लगा सकते हो, जैसे चाइना मेड एन अटैक। अब ये वर्ब हो गया ना भाई, अटैक, ये एन अटैक, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन बन गया। अब ये वर्ब नहीं रहा ना, हमारा रूल क्या है, जब ये शब्द वर्ब के रूप में काम करेंगे तो प्रीपोजिशन नहीं लगानी है, लेकिन अब तो ये नाउन बन गया, जब ये नाउन बन गया तो हमने यहाँ पे ऑन लगा दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट, सजेस्टेड तथा प्रपोज के बाद टू का यूज होता है यदि किसी व्यक्ति का संबोधित किया हो तो। अगर किसी को संबोधित ना किया हो तो टू का यूज ना करें। ये रूल नरेशन में भी बहुत काम आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जैसे ही सजेस्टेड टू मी, तो मुझे संबोधित किया गया है थर्ड पर किसी पर्सन के द्वारा, ही सजेस्टेड टू मी, तो यहाँ पे सजेस्टेड टू का इस्तेमाल किया है। और अगर मी को हटा दे यहाँ से तो सीधा आएगा ही सजेस्टेड, अब यहाँ पे टू वगैरह की जरूरत नहीं है, सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। जैसे ही प्रपोज्ड टू नेहा आ प्लान, तो ही प्रपोज टू नेहा आ प्लान, तो मैंने यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया है प्रपोज के बाद में। ऐसी सजेस्ट के बाद में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे एफर्ट के साथ में ऑफ आता है ना, कॉन्शियस के साथ में ऑफ आता है, लेकिन अगर हम किसी कारण से ऑफ को हटा दें तो हम 2+V1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शी इज़ अफ्रेड ऑफ फायर, शी इज़ अफ्रेड टू गो नियर फायर। अब फिक्स प्रीपोजिशन हट जाएगी अगर आगे इन्फिनिटिव आ जाता है, यानी कि 2+V1 फॉर्म आ जाती है आगे, तो फिक्स प्रीपोजिशन भी चेंज हो जाती है। अगर कहीं पे इंक शब्द लिखा हो तो शी राइट्स इन इंक, इंक के पहले इन आता है, लेकिन पेन या पेंसिल दिया हो तो उसके पहले विद आता है। हम लिखते हैं पेन या पेंसिल के साथ, लेकिन इंक से लिखते हैं, शाई में डुबो कर लिखते हैं, तो इंक के पहले इन आता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग करें, टू का नहीं। द किंग ऑफ जोधपुर लिव्ड बिटवीन 1210 एंड 1270, तो यहाँ पे एंड लिखा है, यहाँ पे टू मत लगा देना, गलत हो जाएगा। फ्रॉम के साथ टू का यूज करें, फ्रॉम के बाद कभी भी टिल का यूज ना करें। द किंग ऑफ उदयगढ़ रेंज फ्रॉम 1507 to 1522, तो फ्रॉम के बाद में टू आता है। ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 9 AM, अब यहाँ पे टू के बदले के बार टिल लिख देगा, तो टिल माने होता तो तक है, सेंस तो सही आ जाएगी, बट टिल वर्ड गलत है। फ्रॉम के बाद में क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए भाई। प्रीपोजिशन के बाद इफ का यूज ना करें, बल्कि वेदर का यूज करें। जैसे माई प्लान डिपेंड्स अपॉन वेदर आई गेट माई सैलरी ऑन टाइम, अपॉन प्रीपोजिशन है, यहाँ पे इफ का यूज ना करें। हु के साथ प्रीपोजिशन का यूज ना करें, बल्कि हुम के साथ आप कर सकते हैं, जैसे बाई होम, विद होम, है ना, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, विद होम है, बाई होम है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसिडरिंग, कंसर्निंग, बारिंग, ड्यूरिंग, ऑल दीज आर द पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये शब्द खुद ही प्रीपोजिशन का काम करते हैं, इनके साथ अन्य प्रीपोजिशन का यूज ना करें, ये आप ध्यान रखें। ये शब्द ऐसे हैं, जैसे मैं कहूँ कंसर्निंग टू द मैटर, तो ये गलत हो जाएगा, कंसर्निंग द मैटर सीधा आएगा। तो इसी तरह से कंसीडरिंग द क्वालिटी,
द प्राइस इज नॉट हाई, तो इनके बाद में किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, मैंने बताया खुद में ही प्रीपोजिशन का काम करते हैं। ये शब्द लंबे लंबे शब्द जो दिख रहे हैं आपको। डिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करें, लेकिन डिफरेंट के बाद नाउन दिया हो तो देन का यूज करें। एवरीबडी नोज दैट माई आइडल इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंट के बाद में ये नाउन दिया हुआ है, तो हमने तुलना करने के लिए यहाँ पे देन लगा दिया है, ये वाला दिस। समय को दर्शाने वाले शब्दों जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग के पहले इन या ऑन का प्रयोग ना करें। He will come here on next Monday, this is wrong. He will come here on Monday next, इसको पलटना पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नाउन है ना। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल तो नाउन के पहले होता है। ये क्या है, ये तो एडवर्ब एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं हम नेक्स्ट। तो एडजेक्टिव एडो के पहले थोड़ी ना प्रीपोजिशन लगाएंगे हम। शी इज गोइंग फॉर अ मूवी इन दिस आफ्टरनून, यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है। शी इज गोइंग फॉर अ मूवी दिस आफ्टरनून, ये ध्यान रखेंगे आप। ये वर्ड्स हैं जो आप इनके साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल जरूर करेंगे, जैसे राइट, रिप्लाई, स्पीक, लिसन, टॉक, एक्सप्लेन आदि शब्दों के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल। ही नेवर स्पीक्स टू मी, प्लीज लिसन टू मी। अगर मैं बोलूँ प्लीज लिसन मी तो गलत हो जाएगा। प्लीज लिसन टू मी आपको बोलना है, लिसन मी बोला तो गलत हो जाएगा। ही डिडंट राइट टू मी एनी लेटर। अब ध्यान रखेंगे, यदि मृत्यु, बीमारी या भूख से हो तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करें डाई शब्द के साथ। डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ हंगर। लेकिन यदि मृत्यु किसी वुंड, घाव से होती है, ओवर ईटिंग से होती है, ओवर ड्रिंकिंग से होती है, तो डाई के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। यदि किसी की मृत्यु ड्यूटी सर्विस के दौरान हो तो डाई इन का यूज होता है। तो देखिए डाई के साथ कितनी प्रीपोजिशन आती है। ऑफ आता है अगर किसी बीमारी से मरता है, घाव से मरता है तो फिर फ्रॉम आता है, ओवर ईटिंग से मरता है तो भी हम फ्रॉम लगाते हैं। कोई सर्विस में मरता है तो डाई के साथ में इन आता है। कोई अपने विश्वास के लिए मरता है, देश के लिए मरता है तो डाइड फॉर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 18, ये शब्द पहले प्रीपोजिशन लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे लुक एट, लुक आफ्टर। ये शब्द पहले प्रीपोजिशन लेते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं। दे लाव्ड एट द बेकर, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसके पहले प्रीपोजिशन। फायर्ड, ही फायर्ड एट द क्राउड, है ना। अभी मैं कहूँ ही फायर्ड द क्राउड तो गलत हो जाएगा। तो लुक एट, लुक आफ्टर, लुक डाउन अपॉन, है ना, घृणा की दृष्टि से देखना। लाफ एट, स्माइल एट, डिराइड एट, मोक एट, फायर्ड एट, इनके पहले इनके साथ में प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 19, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, गिवन टू, टेकन टू, डिवोटेड टू, अवर्स टू, अकस्टम्ड टू, फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, ऑब्जेक्ट टू। अब ध्यान रखेंगे इनके बाद में V1 प्लस ING की फॉर्म यूज होती है, जैसे ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ही इज अकस्टम्ड टू रीडिंग, मतलब उसकी रीडिंग करने की हैबिट है। आई वॉज यूज टू, तो यूज टू के बाद में भी V1 प्लस ING का इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करें, सब्जेक्टिव नहीं। ये रूल है, प्रोनाउंस में भी आता है ये रूल। तो ही, शी डजंट डिपेंड ऑन हिम, यहाँ पे अगर ही लिखा होगा तो गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हम ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं, बाई फुट का इस्तेमाल नहीं होता है। बोलचाल में हम ऐसे बोल देते हैं ही केम हियर बाई फुट, तो बाई फुट नहीं होता है बच्चे, ऑन फुट होता है। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या अंतर है? जब पहली वस्तु नया रूप ले ले तथा नई व पुरानी वस्तुएं देख सके तो मेड ऑफ का यूज करते हैं। हर साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क, तो सिल्क ने एक नया रूप ले लिया, लेकिन सिल्क ने एक नया रूप ले लिया है जिससे साड़ी बन गई है। जब पहली वस्तु पूरे कंप्लीटली फिनिश खत्म हो जाए और उसमें नई वस्तु बन जाए तो मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्लोर, आटा, इज मेड फ्रॉम व्हीट, आटा किससे बनता है? गेहूं से। तो गेहूं पूरा खत्म हो गया और उसने नया रूप क्या ले लिया? आटे का। तो पहली चीज खत्म हो जाए और दूसरी चीज बन जाए तो उसमें हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहली चीज मिटे ना और नया रूप ले ले तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं।
सिल्क का रिश्ते बुन बुन के क्या है, तो उसने साड़ी का रूप ले लिया, तो सिल्क खत्म नहीं हुआ, सिल्क ने नया रूप ले लिया, तो हम मेड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैं कहूँ कर्ड इज डैश, कर्ड इज मेड डैश मिल्क, तो मिल्क तो खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो हम फ्रॉम भरेंगे। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यहाँ पे आप ऑफ नहीं भरेंगे, क्योंकि मिल्क खत्म हो गया, पहली चीज़ खत्म होगी तो नई चीज़ बन गई। अगर दोनों चीज़ दिखाई देती रहें, जैसे मैं कहूँ फर्नीचर इज मेड डैश वुड, तो वुड ने नया रूप ले लिया, तो फिर इसमें आप क्या भरोगे, ऑफ। तो ये ध्यान रखना है। तो यह था हमारा प्रीपोजिशन का छोटा सा चैप्टर। आई विल पुट सम और इम्पोर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, जैसे डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन में क्या अंतर है ना, डील इन, डील विद, इनमें क्या अंतर है। आई विल पुट अ स्मॉल lecture on these prepositions also. Thank you very much. आज के लिए इतना काफी।